नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, डीसी ने किया रूट का निरीक्षण। राजधानी रांची में होने वाले ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। रविवार को डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा और रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला की तैयारी का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ उन्होंने जिला के वरीय पदाधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी की। बता दें कि जगन्नाथपुर रथ यात्रा न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए बेहद अहम होता है। इस दौरान पुरी के भगवान जगन्नाथ की तरह ही सभी पूजा अनुष्ठान और यात्रा होती है। यही वजह है कि सुरक्षा के साथ साथ दूसरे इंतजामों के लिए डीआईजी सह एसएसपी रांची और डीसी रांची दोनों ही जोर शोर से लगे हुए हैं। रविवार को हुई बैठक में डीसी और एसएसपी ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग एवं मेला न्याय समिति टीम वर्क की तरह कार्य करें। सभी सामूहिक जिम्मेदारी के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्यों को संपादित करना सुनिश्चित करें। रविवार को डीआईजी सह एसएसपी रांची ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला की तैयारी एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही जिला के वरीय पदाधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश जारी किया। डीसी और एसएसपी ने मेला परिसर में व्यवस्था का जायजा लेते हुए वरीय अधिकारियों द्वारा मंदिर समिति के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक रथ यात्रा रूट का निरीक्षण करते हुए रांची डीसी के द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डीआईजी से एसएसपी चंदन सिन्हा ने दुकानदारों को निर्धारित स्थान तक ही अपने दुकान लगाने का निर्देश दिया गया ताकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। हजारीबाग के बड़गोम बाजार स्थित श्री ज्वेलर्स में दिन दहाड़े 7 राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत। हजारीबाग के बड़गोम बाजार चौक स्थित श्री ज्वेलर्स में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों द्वारा 7 राउंड फायरिंग किए जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद संचालक, ग्राहक और आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी जो मास्क लगाए हुए थे, हथियार लहराते हुए बादाम बाजार स्थित श्री ज्वेलर्स के सामने रुके और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान दुकान के गेट पर लगे टफन शीशे का दरवाजा चकनाचूर हो गया। हालांकि शीशा मोटा होने के कारण गोली निशाने पर नहीं लगी। घटनास्थल पर गोली का खोखा अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। खासकर इस बात को लेकर गुस्सा है कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना घटित होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पलामू में तालाब में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत। पलामू जिले के रेड़मा रांची रोड इलाके में रविवार सुबह उस समय मातम छा गया जब गांव के पास स्थित एक तालाब से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे आपस में मौसेरे भाई थे और शनिवार दोपहर से ही लापता थे। परिजनों के मुताबिक शनिवार की दोपहर दोनों बच्चे अचानक घर से गायब हो गए। देर रात तक जब वे नहीं लौटे तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। फिर रात भर गांव वालों और पुलिस ने मिलकर बच्चों की तलाश की। तालाब के किनारे बच्चों के कपड़े मिलने के बाद अंदेशा गहराया। रविवार सुबह स्थानीय गोताखोरों की मदद से जब तालाब की तलाश की गई तो दोनों के शव वहां से बरामद हुए। परिजन ने बताया कि उनमें से एक बच्चा हर दिन की तरह अपनी मौसी के घर दूध पहुंचाने गया था, लेकिन उस दिन लौट कर नहीं आया। इसी दौरान दोनों बच्चे तालाब की तरफ चले गए और शायद नहाने के दौरान हादसा हो गया। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रांची में बड़ा हादसा, कार की टक्कर से सिविल कोर्ट के पेशकार समेत 3 की मौत। राजधानी रांची के नामकुम में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें रांची सिविल कोर्ट के पेशकार भी शामिल हैं। यह हादसा देर रात को हुआ है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। नामकुम थाना प्रभारी ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार और एक पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया और फिर खुद भी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में तीनों लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में रांची सिविल कोर्ट के पेशकार प्रवीर हांसदा, विकास केंद्र धनबाद के शिक्षक सोम सिन्हा और कार चालक की मौत हो गई है। हादसे को लेकर सोम सिन्हा के परिजनों ने बताया कि रात में 10:12 पर सोम सिन्हा से बात हुई थी। वो पैदल ही घर लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि जब काफी देर तक सोम घर नहीं पहुंचे तो वो उनकी खोजबीन के लिए निकले, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। हालांकि उनकी नजर एक सड़क हादसे पर भी पड़ी, लेकिन वो आगे बढ़ गए। जब कहीं सोम का पता नहीं चला तो हादसे वाली जगह पहुंचे जहां उनका चप्पल देखकर पहचाना गया। वहीं यही हाल प्रवीर हांसदा के परिजनों का भी रहा। उन्हें भी प्रवीर के हादसे की जानकारी ब्रिज पर पड़े जूते से मिली। बारिश की बूंदों से फिर भीगेगा झारखंड, आज से बारिश के आसार। 24 जून के बाद भारी वर्षा।
राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बीते कई दिनों तक लगातार झमाझम बारिश हुई। फिलहाल बीते 2 दिनों से मौसम सामान्य है, लेकिन एक बार फिर से झारखंड में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में जोरदार बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज आंधी, तूफान और वज्रपात को लेकर पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 जून से 24 जून तक पूरे झारखंड में झमाझम बारिश होने वाली है। इस दौरान तेज आंधी, तूफान और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसे लेकर पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जून के बाद पूरे झारखंड में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 24 से 27 जून तक राज्य भर में जोरदार बारिश होने वाली है। इस दौरान गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आदिवासी महिलाओं से विवाह कर गैर आदिवासी पुरुष उठा रहे हैं आरक्षण और राजनीति का लाभ। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य चिंताजनक होता जा रहा है। कुछ गैर आदिवासी पुरुष आदिवासी महिलाओं से विवाह करके न केवल सामाजिक संरचना से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि आरक्षण और राजनीतिक व्यवस्था का भी लाभ उठा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और राजनीतिक भागीदारी में बढ़ती उपस्थिति निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कुछ गैर आदिवासी पुरुष विवाह को माध्यम बनाकर इस व्यवस्था में सेंध लगा रहे हैं। इन विवाहों में प्रेम या समानता की भावना कम और राजनीतिक, आर्थिक तथा भूमि अधिकारों पर लाभ उठाने की मंशा अधिक प्रतीत होती है। झारखंड चेंबर के प्रतिनिधियों का 24 जून से वियतनाम दौरा, मंत्री संजय प्रसाद यादव करेंगे रवाना। झारखंड चेंबर के 21 प्रतिनिधियों की टॉम 24 जून से वियतनाम के दौरे पर रहेगी। इस टीम में विभिन्न सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं। इसकी जानकारी झारखंड चेंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। इसका आयोजन चेंबर भवन में किया गया था। चेंबर प्रतिनिधि अपने दौरे पर विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार झारखंड चेंबर के प्रतिनिधि 24 से 30 जून तक वियतनाम दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर टेक्सटाइल, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न सेक्टर से जुड़े 21 लोग रवाना होंगे। इसे लेकर झारखंड चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि वियतनाम में भारतीय राजदूतावास के साथ चेंबर प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इस संबंध में बताया गया कि 24 जून को सुबह 10 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उद्योग एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव प्रतिनिधिमंडल को वियतनाम दौरे के लिए रवाना करेंगे। दौरे से जुड़ी जानकारी साझा करते वक्त चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी के साथ पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, अरुण भरतिया, चंद्र प्रकाश ढेलिया, संजय अग्रवाल, विशाल वधवानी, सुमित कक्कड़, ग्यारसीलाल गोयल सहित चैम्बर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रांची से टाटानगर की दूरी जल्द होगी कम, 140 करोड़ से होगा सिल्ली इलू बाईपास रेल लाइन का निर्माण। राजधानी रांची से टाटानगर की दूरी जल्दी कम होने वाली है। जानकारी के अनुसार सिल्ली इलू बाईपास रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रांची रेल मंडल ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रेल लाइन के बनने से टाटा और हावड़ा के बीच में आने जाने में 45 मिनट से 2 घंटे तक का समय की बचत होगी। साथ ही रेलवे का फ्यूल भी बचेगा। बता दें कि रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने इस योजना के क्रियान्वयन की पुष्टि की है। उन्होंने प्रभात खबर को बताया कि लगभग 5.9 किलोमीटर लंबे सिल्ली इलू नई बाईपास रेल लाइन के निर्माण पर लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहों का काम लगभग पूरा हो गया है। मालूम हो कि इस प्रस्तावित बाईपास रेल लाइन के सर्वे को वित्तीय साल 2020-21 के बजट में मंजूरी दी गई थी। पहली बार हुए सर्वे में इस प्रस्तावित लाइन की लंबाई 13 किलोमीटर थी, जबकि दूसरी बार के सर्वे में लंबाई घटकर 10 किलोमीटर हो गई। वहीं अंतिम बार हुए सर्वे में ये लंबाई घटकर 5.9 किलोमीटर रह गई है। शुरुआत में इस निर्माण योजना का बजट लगभग 125 करोड़ रुपए तय किया गया था। सीएम के निर्देश पर टूटे पुल की जांच करने पहुंची जांच टीम, जल्द होगा कारणों का उल्लेखन। खूंटी जिले में 3 साल के अंदर 3 पुल ध्वस्त होने के बाद अब पथ निर्माण विभाग ने जिले में बने सभी पुलों की स्थिति और उसके रखरखाव को जानने की योजना बनाई है। पथ प्रमंडल खूंटी के सभी क्षेत्रों में बने पुलों को सूचीबद्ध करते हुए निगरानी शुरू कर दी गई है। उधर पेलोल पुल ध्वस्त होने की घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पुल ध्वस्त होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जो लगातार पुल का निरीक्षण कर कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सीएम के निर्देश पर गठित टीम में एनएच के मुख्य अभियंता अभिनेंद्र कुमार,
कुमार, अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण निदेशालय पथ निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नवल किशोर और केंद्रीय निर्माण संगठन पथ निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आकाश कुमार बादल के नेतृत्व में जांच की जा रही है। गठित इस टीम के अध्यक्ष एनएच के मुख्य अभियंता अभिनेंद्र कुमार हैं। शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मनोहर कुमार ने निरीक्षण किया था। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी। दूसरे और तीसरे दिन भी गठित टीम टूटे पुल का निरीक्षण करने पहुंची। टूटे पुल के पास सुरक्षात्मक बैरिकेडिंग लगाकर खूंटी तोरपा मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। जांच के बाद विभाग के निर्देश पर वैकल्पिक सड़क मार्ग से वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। जमशेदपुर में सेंट्रल एक्साइज के एडिशनल कमिश्नर रणविजय के आवास पर सीबीआई का छापा, 6 घंटे चली पूछताछ। सीबीआई की टीम ने 100 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार के बिष्टुपुर स्थित आवास में शनिवार को छापेमारी की। सीबीआई की टीम जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार की तलाश में पिछले 2 दिनों से जमशेदपुर में आकर रुकी हुई थी। शनिवार को टीम ने जुस्को कार्यालय के सामने स्थित एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार के A10 बंगले में उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने का सीबीआई ने दावा किया है। टीम ने एडिशनल कमिश्नर का बयान भी दर्ज किया है, जिसके बाद अपने साथ कई अहम दस्तावेज ले गई है, जिसका चार्जशीट में भी जिक्र किया गया है। टीम ने रणविजय कुमार की गिरफ्तारी से इनकार किया है। इस मामले में टीम ने पटना कस्टम विभाग में एडिशनल कमिश्नर रहे रणविजय कुमार समेत 30 के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीबीआई को 100 ग्राम के सोने के साथ गोल्ड बार समेत कई अहम दस्तावेज और मोबाइल फोन भी मिले हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इन अधीक्षकों ने 100 करोड़ रुपए के फर्जी निर्यात दिखाए, जिसमें 23% और 18% जीएसटी शुल्क वाले सामान शामिल थे। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने 100 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के मामले में शनिवार को बिहार झारखंड में कुल 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें फर्जी एक्सपोर्ट बिल दिखाकर जीएसटी रिफंड लिया गया। सीबीआई ने मामले में पटना व पूर्णिया में 2-2 ठिकानों समेत जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में भी छापेमारा की है। इस मामले में बिहार के भीमनगर और जयनगर के 2 उत्पाद आयुक्त और पटना के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर को अभियुक्त बनाया गया है। ये लोग आम लोगों के अलावा 23 फर्मों के नाम पर बोगस तरीके से टाइल्स और मोबाइल फोन के जीएसटी टैक्स रिफंड कराते थे। इससे इन लोगों ने सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लगाई है। साथ ही करीब 100 करोड़ रुपए का बोगस तरीके से क्लेम भी किया है। झारखंड में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों का ऐलान, 27 जून से शुरू होगा नामांकन। झारखंड युवा कांग्रेस के नेता उज्जवल तिवारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगी। चुनाव में वही युवा हिस्सा ले सकेंगे जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है। इसके लिए जन्मतिथि 28 जून 1990 से 27 जून 2007 के बीच होनी चाहिए। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि युवा कांग्रेस देश का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनावों के जरिए अपने नेताओं का चयन करता है। ये परंपरा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, जब वे कांग्रेस और युवा संगठनों के प्रभारी थे। उन्होंने कहा, यह युवाओं के लिए राजनीति में आगे बढ़ने का एक पारदर्शी रास्ता है जो देश की किसी और पार्टी में नहीं है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब ने कहा कि यह एक नई राजनीतिक सोच की शुरुआत है, जिसमें युवा नेताओं को नामांकन की बजाय चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे संगठन की नींव मजबूत होगी और हर कोने से योग्य नेतृत्व सामने आएगा। चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए जोनल और राज्य स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम बनाई गई है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया, नामांकन और संगठनात्मक जानकारी देने के लिए ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण सत्र भी होंगे। सिमडेगा डीसी के नाम पर बार बार बनाई जा रही फर्जी फेसबुक आईडी, अलर्ट मोड में प्रशासन। सिमडेगा जिले में डीसी कंचन सिंह के नाम पर बार बार फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। ताजा मामले में डीसी के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर जिले वासियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले भी डीसी सिमडेगा कंचन सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल कर पूजा कुमारी नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई थी, जो जिले के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। मामला सामने आने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर आईटी सेल ने उस आईडी को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक बार फिर डीसी सिमडेगा के नाम से एक नई फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जो फिर से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। बार बार इस तरह की घटनाओं के बाद डीसी सिमडेगा इस मामले को लेकर गंभीर हो गई हैं। डीसी कंचन सिंह ने आईटी सेल को निर्देश दिया है कि फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले व्यक्ति की पहचान की जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी फर्जी फेसबुक आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। रांची रेलवे स्टेशन के फूड प्लाजा का औचक निरीक्षण, गंदगी देख अधिकारी खुद हैरान। यात्रियों को बेहतर सुविधा और साफ सुथरा खाना देने के रेलवे के दावों की शनिवार को उस समय पोल खुल गई जब सीनियर डीसीएम सूची सिंह ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित कॉमसम फूड प्लाजा का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फूड प्लाजा में गंदगी, बदइंतजामी और खराब खानपान की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि किचन में पका हुआ खाना खुले में रखा गया था, वहां मक्खियां भिनभिना रही थी और कॉकरोच भी घूम रहे थे। जगह जगह गंदगी फैली थी। इस हालात को देखकर अधिकारी खुद हैरान रह गई।
फूड प्लाजा के स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। मैनेजर त्रिलोक चंद और कुक बंसीधर ने जांच टीम से असहयोग किया और बदतमीजी से पेश आए। सभी कर्मचारी बिना पहचान पत्र के काम करते पाए गए। बोकारो जिले से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, जांच में जुटी जिला उत्पाद टीम। गुप्त सूचना के आधार पर जिला उत्पाद टीम के द्वारा बोकारो में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बता दें कि जिला उत्पाद टीम के द्वारा पिंडराजोरा थाना अंतर्गत कांड्रा स्थित एनएच के किनारे खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी में ट्रक से 88 गोल्ड विस्की ब्रांड की 750 मिलीलीटर की कुल 900 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में शराब की तस्करी से संबंधित अहम सुराग मिलने की संभावना है। मामले में आगे की जांच पड़ताल अभी जारी है। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सदर सह तेनुघाट सन्नी विवेक तिर्की एवं अवर निरीक्षक बेरमो सह चंद्रपुरा महेश दास एवं अन्य उत्पाद बल के जवान उपस्थित थे। जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रशासन बोकारो द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में यह अभियान लगातार जारी रहेगी। साइबर ठग धड़ाधड़ अकाउंट से उड़ा रहे पैसे, 10 दिनों में कई लोगों से ठग लिए 20 लाख रुपए। राजधानी रांची में इन दिनों साइबर ठग काफी सक्रिय हो गए हैं। बीते केवल 10 दिनों में ही ठगों ने अलग अलग तरीकों से राजधानी वासियों को अपने जाल में फंसाया और करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने युवकों से लेकर बुजुर्ग और महिला हर किसी को अपना शिकार बनाया। इनमें सबसे बड़ी ठगी रांची के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई है। साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने जाल में फंसाकर उनसे 13 लाख रुपए की ठगी कर ली। साइबर ठगी के इन सभी मामलों में पुलिस और साइबर सेल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। रांची में हुए साइबर ठगी के इन मामलों से साफ नजर आ रहा है कि रांची साइबर अपराधियों के निशाने पर है। ठगी का शिकार हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के तौर पर रांची में रहकर वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। काम के दौरान ही उनके मोबाइल पर एक लिंक आया। लिंक में पार्ट टाइम जॉब ऑफर था। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद फर्जी वेबसाइट के जरिए साइबर अपराधियों ने उन्हें टास्क देना शुरू कर दिया। फिर उन्हें टेलीग्राम ऐप से जोड़ दिया, साथ ही रुपए निवेश करने का लिंक भेजा। लिंक के माध्यम से छोटी रकम निवेश करने पर कुछ ही दिनों में राशि दुगनी होकर अकाउंट में ट्रांसफर होने का मैसेज फर्जी वेबसाइट पर दिखने लगा। इसके बाद विश्वास होने पर इंजीनियर ने ज्यादा रकम निवेश करना शुरू कर दिया। इस तरह से उसने 13 लाख रुपए निवेश कर दिए। लेकिन जब उन्हें उसके बदले पैसे अकाउंट में वापस नहीं आए और फर्जी वेबसाइट भी बंद हो गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। इंजीनियर ने सीआईडी के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 6 जुलाई को घुरती रथ और मुहर्रम, पुलिस प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के लिए दिए दिशा निर्देश। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में 26 जून को प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलने वाली है। इस दौरान 6 जुलाई तक जगन्नाथ स्वामी भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मेले में लगेगा। 6 जुलाई को घुरती रथ के साथ मेले का समापन होगा। घुरती रथ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान का रथ खींचने मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। इसी दिन मुहर्रम भी मनाया जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जानकारी के अनुसार रथ मेला और मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जिलों के एसपी को बताया गया है कि 26 जून को पूरे राज्य में रथ मेला का आयोजन होगा। वहीं 9 दिन बाद यानी 6 जुलाई को घुरती रथ मेला होगा। इसी दिन 6 जुलाई को ही मुहर्रम मनाने की सूचना है, इसलिए इस दिन विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। राज्य की सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आईजी अभियान की ओर से पूर्व में रथ मेला के दौरान घटित घटनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलों के एसपी से पिछले 5 साल के दौरान रथ मेला के दौरान हुए विवाद के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जिससे कि इन विवादों का पहले ही समाधान सुरक्षा की दृष्टि से कर लिया जाए। झारखंड की 2 कोयला खदानों से उत्पादन शुरू करेगी कोल इंडिया, लोगों को मिलेंगे रोजगार। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड में 2 नई कोयला खदानें शुरू करने का फैसला किया है। इसका फायदा काफी लोगों को मिलेगा। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास के इलाकों का विकास होगा। कोल इंडिया की इकाई सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL ने चालू वित्त वर्ष में 2 नई कोयला खदानों से उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में सालाना 1 से 1.2 करोड़ टन की बढ़ोतरी होगी। अधिकारी ने बताया कि यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 11 करोड़ टन और वर्ष 2030 तक 15 करोड़ टन के उत्पादन के आंकड़े को पार करना है। CCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नीलेंदु कुमार सिंह ने यहां कहा, हमने इस साल 2 नई खदानें खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि कंपनी 15 करोड़ टन के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा खदानों की क्षमता बढ़ाने और नई खदानों में उत्पादन शुरू करने का काम तेजी से करने पर ध्यान देगी। CCL फिलहाल झारखंड के 8 जिलों में 35 खुली खदानों और 3 भूमिगत खानों का परिचालन करती है। झारखंड सरकार की दिव्यांगजनों के लिए सौगात, इस योजना के तहत हर माह मिलेंगे 1000 रुपए।
एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है वो बेहद पीड़ादायक होता है। शारीरिक अक्षमता के साथ ही सामाजिक असुरक्षा ऐसे लोगों को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करती है। झारखंड सरकार इन लोगों के प्रति संवेदनशील है। इस कारण इन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को हर महीने 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। ये राशि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। इसका उद्देश्य 5 साल या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके जरिए सरकार उन लोगों की सहायता करती है जो अपने संसाधनों से खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। जानकारी के अनुसार यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, इसलिए पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसे नकद नहीं दिया जाता। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत केवल पात्र लोगों को ही हर महीने 1000 रुपये का लाभ मिलता है। हालांकि इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इन दस्तावेजों में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अगर उम्र 18 साल से अधिक है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का जेरॉक्स। धनबाद जिला परिषद सदस्यों की चेतावनी, 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिली तो मानसून सत्र के दौरान घेरेंगे विधानसभा। धनबाद जिला परिषद के सदस्यों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। पिछले 1 साल से 15वें आयोग की राशि निर्गत नहीं की गई है। राशि नहीं मिलने के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों के सवालों के जवाब देते नहीं बन रहा है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। आगामी विधानसभा मानसून सत्र के दौरान रांची पहुंचकर आंदोलन की चेतावनी जिला परिषद के जनप्रतिनिधि ने दी है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि पिछले 1 साल पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है। काफी इंतजार के बाद यह फंड अब तक नहीं मिला है, जिससे विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। जनता उनसे विकास कार्य की उम्मीद लगाई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। दोनों ही इस मामले में सोए हुए हैं। उनके पास कोई राशि नहीं होने के कारण जनता का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जनता हमसे क्षेत्र में सवाल करती है, उनके गांव में आखिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। जनता को जवाब देते देते थक चुके हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है, राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ है। केंद्र और राज्य की लड़ाई में हम कहां दोषी हैं। निगम का चुनाव नहीं हुआ, इसके लिए निगम की राशि को सरकार रोके, पंचायत की राशि को नहीं रोकना चाहिए। पंचायत की राशि सरकार को निर्गत करने की जरूरत है। खूंटी में पेड़ों की अवैध कटाई पर एक्शन, कई घन फीट चिरान और लकड़ी जब्त। खूंटी जिला के दूरस्थ और सुदूरवर्ती इलाकों के जंगल इलाके में चोरी छुपे पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी होती है। यही नहीं, तस्कर अब जंगलों के बीच आरा मशीन लगाकर पेड़ों को चीरकर पटरा बनाकर तस्करी कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग तस्करों पर नकेल कसने के लिए कई बार कार्रवाई करता है और सूचना मिलने पर दर्जनों घन फीट लकड़ियां जब्त कर चुका है। जंगलों में के बीच आरा मशीन लगाकर पेड़ों को चीरकर उसका पटरा निकालने का खुलासा उस वक्त हुआ जब डीएफओ दिलीप कुमार को एक सूत्र ने उस जगह की तस्वीरें शेयर की। इसके बाद डीएफओ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अड़की के बीहड़ जंगलों के बीच बिरबांकी से सटे बीहड़ जंगल पर कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएफओ के निर्देश पर गई टीम ने पाया कि जंगल में एक मिनी टिम्बर स्थापित है और उस जगह पर कई पेड़ और पेड़ों को चीर कर रखा गया पटरा मौजूद है। इस जगह को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उस स्थल पर महीनों से लकड़ी की चिराई हो रही थी और उनकी तस्करी भी हो रही थी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला में सरस्वती धाम भवन का किया लोकार्पण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 1 दिवसीय दौरे पर गुमला जिला के रायडीह प्रखंड के भलमंडा में सरस्वती शिशु विद्यालय परिसर में बने 236वां सरस्वती धाम लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस भवन का निर्माण दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए किया गया है। इस भवन का निर्माण मातुश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत गुजरात द्वारा किया गया है। इस तरह के भवनों के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले केशुभाई हरिभाई गोटी ने बताया कि यह चिंता का विषय है कि हम केवल गरीबों के लिए बात करते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं, और इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से पूरे देश में 351 सरस्वती धाम निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यह 238वां भवन है। केशुभाई हरिभाई गोटी ने बताया कि इस भवन के निर्माण में जो पैसा लगता है उसका आधा वे देते हैं, जबकि बाकी आधा राशि समाज के अन्य लोग मिलकर देते हैं। उनकी यह सोच है कि सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिले और इसी उद्देश्य से यह काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला के डीसी प्रेरणा दीक्षित, एसपी सहित कई पदाधिकारियों के साथ ही काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में आए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आज भी समाज में केशुभाई जैसे लोग हैं और इस समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को इसी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार समाज को बहुत कुछ देने की आवश्यकता है, तभी जाकर समाज का स्वरूप बेहतर हो पाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।